हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज लैंड। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, आज की क्लास में हम रियो डी जेनेरियो और एजेंडा 21 को समझेंगे। उसके अलावा हम लोग लैंड पैटर्न इन इंडिया को भी डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग रियो डी जेनेरियो और एजेंडा 21 का बारे में समझते हैं। हम ब्राजील देश के नाम के बारे में जानते हैं। ये बहुत एक प्रसिद्ध देश है। यहाँ पे एक फॉरेस्ट भी पाया जाता है जिसका नाम आप लोग, जहाँ तक मुझे पता है, आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम क्या है? अमेज़न फॉरेस्ट है। ये एक ऐसा फॉरेस्ट है, ये एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है। कैसा फॉरेस्ट है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो कि विश्व का 20% ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगर ये ना हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ सकता है। हमारे अर्थ पे ह्यूमन बीइंग्स का अस्तित्व खतरे में भी आ सकता है। तो यहीं पे एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ये एक पहला अर्थ समिट था जिसमें 100 से भी ज्यादा देश के राजनेता इकट्ठा हुए थे, पॉलिटिशियन लीडर इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा हुआ था। यहाँ पे 21 बातों पर सहमति मतलब स्वीकृति दी गई थी कि हम लोग ये सारी चीजों को करेंगे, जिसको हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें एग्जैक्टली किया गया था? आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे जो अर्थ पे जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं उसमें से लगभग लिमिटेड अमाउंट में है, जिसका इस्तेमाल हम लोग आज के डेट में पैसा कमाने के लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं या फिर जितने भी लोग हैं, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके वजह से देखा जा रहा है कि आने वाली जनरेशन को बहुत सारे रिसोर्सेज से वंचित रहना पड़ सकता है। मतलब वो वंचित रह जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं लग पाएगा कि ऐसे भी रिसोर्स होते थे जिसका इस्तेमाल करके लोग अपने नीड्स को सेटिस्फाई किया करते थे। तो इसी को रोकने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी कि कैसे भी हम लोगों को इन रिसोर्सेज को, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहे हैं, उसको रोका जाए, क्योंकि ये सारी चीजें लिमिटेशन में है। तो इसका मेन मोटिव यही था कि हम लोग कैसे ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज को सस्टेन कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं और इससे बहुत से ज्यादा लोगों को फायदा दिला सकते हैं। मतलब आज के डेट में हो क्या रहा है कि कुछ चंद लोग ही रिसोर्सेज का, सभी प्रकार के रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे समाज में हैं जिनको बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेन मोटिव में ये भी आता था कि कैसे समाज की पॉवर्टी को रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हटाया जा सकता है, और दुनिया में जितनी भी पॉवर्टी फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कैसे उसको हटाया जा सकता है। तो इसका एक मोटिव ये भी था। उसके अलावा हो क्या रहा है? बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से रिसोर्सेज का यहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। पॉल्यूशन क्रिएट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है कि यहाँ पे अर्थ की टेम्परेचर बढ़ जाती है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन के वजह से पॉल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है, इसके वजह से ओजोन डिप्लेशन का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। आइए अब हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है? पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। और जब ये पॉल्यूशन क्रिएट होता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरनाक जो चीज़ें हैं उसका निर्माण करता है। इससे क्या होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पोलर रीजन है वहाँ की बर्फ पिघलने लगती है। जब बर्फ पिघलती है तो जितने भी आइलैंड्स हैं जो कि ओशियंस में पाए जाते हैं, और जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, तटीय इलाके हैं, होता क्या है? ये डूबने लगते हैं, क्योंकि पोलर रीजन्स के पिघलने के वजह से समुद्र का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये सारे इलाके डूबने लगते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी तरह की जनसंख्या रहती है, डाइवर्सिटी रहते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, विलुप्त होने लगते हैं और इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि वो जब विलुप्त होंगे तो उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, इसीलिए उसको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज
कर दिया जाता है। उसके अलावा ओजोन डिप्लेशन भी जैसा हमने बताया होता है। ओजोन डिप्लेशन की वजह से यूवी रे क्या होता है, डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आने लगता है। अर्थ पे आने की वजह से जब ह्यूमन बींग्स उसके कांटेक्ट में आते हैं यूवी रे के, तो उनसे क्या होता है, कैंसर जैसे, स्किन कैंसर जैसे डिजीजेज का उन्हें सामना करना पड़ता है। उसके अलावा स्किन रैशेज होने लगते हैं। फिर से उसके अलावा फोटोसिंथेटिक में प्लांट्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है। तो यही रियो डी जेनेरियो का मेन मोटिव यही था कि कैसे भी हम लोग क्या करें, रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करें और उसको कंजर्व करें, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी रिसोर्सेज का अच्छी प्रकार से उनके पास प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज उपलब्ध हो। अब हम लोग समझेंगे लैंड पैटर्न इन इंडिया को। हम लोग रियो डी जेनेरियो और एजेंडा 21 को बहुत अच्छी तरह से अब समझ चुके हैं। अब हम लोग लैंड पैटर्न इन इंडिया को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अब लैंड पैटर्न इन इंडिया है क्या, हमें पता है इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये पूरे इंडिया का सिर्फ 93% डाटा ही है, बाकी 7% कहाँ गया? इंडिया तो पूरा है, तो 7% कहाँ चला गया? तो आपको पता होगा कि जो हमारे पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान हो गए, चाइना हो गए, ये हमारे इंडिया के कुछ पार्ट को ऑक्युपाई किए गए हैं, तो ऑक्युपाई किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान पीओके, ये क्या है, इंडिया का भाग है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाई कर चुका है। चाइना अक्साई चीन को ऑक्युपाई कर चुका है। इसके वजह से 7% डाटा नहीं दिखाया जाता है, जिससे क्या रहे, लोगों को ये हमेशा याद रहे कि हमारी 7% जो भूमि है वो दूसरे देशों द्वारा कब्जा की गई है, और समय आने पर उसको लिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, 100% डाटा में उसको फिर काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार हमारे मतलब इंडिया में 547 सीट है लोकसभा की, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो 543 सीट पे ही वोटिंग की जाती है। क्यों की जाती है? कि उन 5 सीटों के वजह से नेताओं को ये याद रहे कि हमें अपनी भूमि को वापस लाना है, इसीलिए ये 7% को हमारी ज्योग्राफी से कट किया गया है। अब ये 93% जो डाटा है, इसको अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। ये 93% डाटा में से हम लोग समझते हैं कि ये भूमि कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है इसमें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो लैंड पैटर्न है ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, वो 3 भागों में जनरली बांटते हैं। कैसे कैसे? प्लेन, प्लेटू और माउंटेन में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे इंडिया में जो प्लेन इलाका है, समतल भूमि है, फ्लैट लैंड है, वो 43% है। और जैसा कि आप जानते हैं समतल भूमि पे बहुत ज़्यादा आबादी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो हमारे इंडिया में क्या है, 43% समतल भूमि पाई जाती है। उसके अलावा 30% जो है वो माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिनमें हमारे हिमालयंस माउंटेन हो गया, सतपुरा रेंज हो गए, फिर से अरावली रेंज हो गए। ये सारे किस में आते हैं? इन्हीं 30% माउंटेन्स के पार्ट में आते हैं। उसके अलावा बचे 27% पार्ट, ये है प्लेटू भाग, जिसे हम लोग पठार के नाम से जानते हैं। हम लोग भारत में अगर साउथ वाले इलाके में जाते हैं, महाराष्ट्र वाले इलाके में जाते हैं, या फिर ईस्ट वेस्ट या साउथ ईस्ट में जाते हैं, तो हम लोग प्लेटू को देख सकते हैं, पठारी इलाके को देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज हमें प्राप्त होती है। क्योंकि प्लेटू एक ऐसा इलाका होता है, बहुत पुराना इलाका है भारत का, जहाँ पे हमें बहुत सारे खनिज देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त होती है। तो ये इंडिया में कितने मात्रा में है? 27% मात्रा में पाई जाती है। आज की क्लास में हम लोग ये 2 टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो, और हम लोग किसको क्लियर कर चुके हैं? लैंड पैटर्न इन इंडिया को। अब आगे की क्लास में हम लोग सॉइल को समझेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे सॉइल के टाइप्स को, कि सॉइल कितने भागों में सॉइल को बांटा जाता है, सॉइल क्या होता है, और वाटर रिसोर्स को भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल नॉलेज लैम्प को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। Till then, stay healthy, stay safe.